मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? चंदन आपको नहीं दिखाई दे रही है? होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर कौन कौन सा दिया था होमवर्क बताओ? एक ये वाला था? यस सर। ये दो थे ना? यस सर। हाँ देखो यार, A bullet having mass of 10 ग्राम, एक बुलेट है जिसका 10 ग्राम का मास है, is fired towards a fixed wooden block, एक वुडन ब्लॉक है जो कि फिक्स्ड है with a velocity of 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी है। इफ इट कम्स आउट with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिव फोर्स के अलावा और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा, तो टोटल वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ। एक सेकंड रुकना, हैंग हेलो 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 हेलो। मेरी वॉइस आ रही है अभी आपको? हाँ यार, ठीक है। एक्चुअली मेरे यहाँ पे मंकीज बहुत हैं, बंदर बहुत हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तार टूट जाते हैं, तो वाईफाई की तार टूट गई, तो मैं मोबाइल डाटा से चला रहा हूँ। तो 20 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, राइट? तो 20 प्लस 30 और 20 माइनस 30, तो सिंपली देख लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 1/2 इंटू 100 इंटू 50 मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, माइनस एन बात ले लेते हैं, इंटू 10। एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, तो 5/2 जूल आ जाएगा, माइनस का 5। सी, यही आया था। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट इज a body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in meters, in meters से डबल आ गया, in it given by the relation s is equal to half t square. Work done by force
in 2 seconds. इसमें भी आप सिंपली कर सकते हो, आपको डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दे रखा है टाइम के टर्म्स में, आप ना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लो ds/dt, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास टाइम की टर्म्स में, जो कि आएगा 2/3t। तो आपसे पूछा वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में वर्क डन पूछा ना, तो 2 सेकंड्स में वेलोसिटी में कितना चेंज आ जाएगा, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, जो कि 0 है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, जो कि 4/3 है। तो अगर मैं सिंपली हाफ mv स्क्वायर करूं, हाफ मास की वैल्यू है 3, v स्क्वायर यानी कि 16/9, ठीक है। सो 2 से ये 8 हो जाएगा, 9 से 3 हो जाएगा, तो 8/3 जूल आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन आई गेस इसमें ऑप्शन गलत है, 8/3 जूल आएगा, ठीक है। ओके, हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो, सबसे पहली बात कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस बेसिकली ऐसे फोर्सेस हैं, आर द फोर्सेस such that work done by those forces, या फिर बोल सकता हूँ वर्क डन अगेंस्ट दोज फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। हमने शुरू में वर्क डन को क्या डिफाइन किया था कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है एंड दैट ऑब्जेक्ट हैज ए डिस्प्लेसमेंट, वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे मोशन कर रहा है लीनियर डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, लेट्स से वो फोर्स वेक्टर मैंने बना दिया ऐसे फोर्स। अब ये ऑब्जेक्ट अपनी इस पोजीशन से लेके लेट्स से किसी दूसरी पोजीशन यहाँ तक आ गया, ये फाइनल पोजीशन है अभी, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स ये कहते हैं कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से किसी पोजीशन ए से किसी पोजीशन बी तक ला रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता, आप उसको किसी मर्जी पाथ से ले आओ, यहाँ से लेके यहाँ तक ले आओ, ऐसे इस पाथ से ले आओ, ये मैंने पाथ ड्रू कर दिया, आप उसको डायरेक्ट ऐसे ले आओ, आप उसको इस पाथ से ले आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप वर्क डन करोगे, आप कैलकुलेशन करोगे वर्क डन की, तो जो टोटल वर्क डन आएगा, चाहे आप पाथ 1 से ले लो वर्क डन, चाहे पाथ 2 से ले लो, चाहे पाथ 3 से ले लो, तो वर्क डन जो है, वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी सेम, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इट डिपेंड्स only on initial and final position, ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं ये वर्क डन, और किसी पैरामीटर पे वर्क डन डिपेंड नहीं, ठीक है। अब हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल बता सकते हो आप कंजर्वेटिव फोर्सेस के, अगर आपको पता हो, कुछ याद हो। चंदन की तानशी, Sir, gravitational, क्या gravitational, ग्रेविटेशनल फोर्स, electric, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कोई एग्जांपल। स्प्रिंग फोर्स, 11th में पढ़ के आए हो आप, स्प्रिंग्स का जो फोर्स होता है, स्प्रिंग्स के अंदर जो बेसिकली रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है ना, स्प्रिंग फोर्स, ये हमारे कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल बता सकते हो। सर फ्रिक्शन फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन, और कोई। sir, viscous force, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स इज आल्सो ए फ्रिक्शनल फोर्स है ना।
मतलब अपोजिंग फोर्स है विस्कस फोर्स, काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये। और ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगता है? ये लगता है सॉलिड में। और जो विस्कस फोर्स है बेसिकली अपोजिटिंग फोर्स है, मोशन को अपोज करता है ना। इसका काम भी क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना, और इसका काम भी है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ये बेसिकली फ्लूइड्स में लगता है ना, जहाँ पे फ्लूइड्स इन्वॉल्व होते हैं। फ्लूइड्स एटलीस्ट वन फ्लूइड हो ना, एटलीस्ट वन फ्लूइड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप करता हूँ, ये हवा से नीचे आ रही है, अब है तो बॉल मेरी सॉलिड, पर इसमें क्योंकि एक फ्लूइड इन्वॉल्व है जिस मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, तो फ्लूइड का मीडियम यानी फ्लूइड का फोर्स यानी कि अपोजिंग फोर्स एयर का, दैट विल बी टर्म्ड एज विस्कस फोर्स। ठीक है। और ये पाथ डिपेंडेंट है। क्यों पाथ डिपेंडेंट है? अगर मान लो आप इस पाथ से इस पाथ पे गए, फिर यहाँ पे आए, तो आपका विस्कस फोर्स अलग अलग होगा क्योंकि आपने ज्यादा पाथ ट्रेवल करा है। और आप डायरेक्टली मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो आपने कम पाथ ट्रेवल करे। तो जितना पाथ आप कम ट्रेवल करोगे उतना आपका विस्कस फोर्स कम लगेगा और उतना वर्क डन आपका कम हो जाएगा। ठीक है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में समझने का सिर्फ इतना बात है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जो है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और नॉन कंजर्वेटिव का पाथ डिपेंडेंट होता है। प्लस कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस, मान लो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए एक बॉडी बी, ये बॉडी ए ये बॉडी, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन है। ठीक है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। जो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की हो रही है। तो इनके बीच में एक इंटरेक्शनल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, इंटरेक्शनल एनर्जी, दैट इज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। हाउएवर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। चलो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा एक बार। कंजर्वेटिव फोर्सेस का पाथ डिपेंडेंट जो है, वर्क डन जो है पाथ का इंडिपेंडेंट होता है, और नॉन कंजर्वेटिव का पाथ डिपेंडेंट। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यहाँ से गए, यहाँ से घूम घाम के फिर वापसी आ गए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो जो टोटल वर्क डन होगा ना, टोटल वर्क डन कौन सा, लेट्स से पोजीशन बी है, ये पोजीशन ए है, तो ए से बी तक का वर्क डन प्लस बी से ए तक का वर्क डन, इन सबका सम जीरो, कंजर्वेटिव। हाउएवर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में वर्क डन जीरो नहीं होगा। अगर मान लो आप यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ तक पहुंचे, फ्रिक्शन कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जब आप यहाँ से यहाँ इधर आ रहे होगे तो फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि मोशन के बिल्कुल अपोजिट लगेगा इस डायरेक्शन। तो यहाँ का भी वर्क डन पॉजिटिव, यहाँ का भी वर्क डन पॉजिटिव, तो ऐड अप हो जाएगा। हाउएवर ग्रेविटी के केस में और इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में एक वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एक वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो जो नेट वर्क डन आएगा दोनों का सम वो भी नॉन जीरो। ठीक है। वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। क्लोज्ड पाथ का मतलब ऐसा नहीं है कि गोल सर्कल वाला पाथ। क्लोज्ड पाथ का ये मतलब है कि एक पोजीशन से चले और फिर वहीं से वापसी दूसरी पोजीशन, उसी पोजीशन पे आ गए। या इट इज जनरली सेंट्रल इन नेचर। जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेज है जनरली सेंट्रल होते हैं, नॉट ऑल, जनरली देखा जाता है तो सेंट्रल होते हैं कि एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक एक्ट करते हैं। लेकिन जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दूं, एक क्यूब को, ठीक है, और इस क्यूब को मैं सरफेस पे चलाऊं, स्लिप कराऊं, तो ये सेंट्रल नहीं होगा, ये इसके इस सरफेस पे लगेगा, है ना। इस सेंट्रल फोर्स नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा क्यूब के सेंटर से सरफेस के सेंटर तक ये फोर्स लगे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सेंट्रल नहीं होते इन जनरल। अगर किसी बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते,
इसकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में समझ में आती है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट आएगा। ये हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया था। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा हमेशा। नेक्स्ट इज, जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं तो एनर्जी डिसिपेट होती है, एनर्जी का लॉस होता है हीट की टर्म्स। नेक्स्ट इज वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल। रिकवरेबल क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए वर्क डन रिकवरेबल है। इसमें वर्क डन रिकवरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी जो है आपकी हीट में लॉस होता है। तो आपके मन में डाउट आ सकता है कि वर्क डन रिकवरेबल का मतलब क्या है। अगर आपको सिंपली याद हो, जब टॉपिक शुरू हुआ था तो मैंने बोला था वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आप सिस्टम में पॉजिटिव वर्क कर रहे हो तो आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो। सिस्टम के ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहे हो तो सिस्टम से एनर्जी डिसिपेट करा रहे हो, है ना, एनर्जी लॉस करा रहे हो। तो सिंपली सा वर्क डन का क्या मतलब है? वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। और कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन टोटली रिकवरेबल है, जितना वर्क करोगे उतना वर्क डन वापसी मिल जाएगा अगर आप पाथ के अपोजिट चलोगे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन रिकवरेबल नहीं है क्योंकि वो एनर्जी ऑलरेडी लॉस हो चुकी है। ये टॉपिक ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रिकवरेबल नॉन टॉपिक, क्योंकि जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं होता क्या है, अगर आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, अगर आप सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क डन कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में इंटर कन्वर्जन कर रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एनर्जी का इंटर कन्वर्जन कर रहे हो, क्योंकि दोनों का सम तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। जो वर्क है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो है कर क्या रहा है एग्जैक्टली, वो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस पाथ पे लेके जा रहे हो, है ना। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन है, अगर वो सिस्टम पे कुछ वर्क कर रहा है तो वो एनर्जी का लॉस कर रहा है। अगर एनर्जी का लॉस कर रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं है। और इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन तो हो रहा है या इनका इंटर कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ऐसा बोलना गलत होगा कि इंटर कन्वर्जन। एक्चुअली हो क्या रहा है, एनर्जी का हीट में कन्वर्जन हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ इंटर कन्वर्जन हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट है, इसलिए वर्क डन रिकवरेबल है। इसको एक एग्जांपल की टर्म्स में भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा एच हाइट से। ये मैंने आपको प्रूफ भी कराया था, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था यहाँ पे टोटल एनर्जी mgh है, ग्राउंड पे आएगा एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। और फिर मैंने बोला था इसको प्रूव करो कि ये भी हाँ mgh के बराबर है। और फिर मैंने इन बिटवीन एक डिस्टेंस x पे ले लिया था कि x डिस्टेंस मूव कर गया, कि x डिस्टेंस मूव कर गया तो ये बचा h माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी सम ऑफ टोटल एनर्जी यानी कि mg h माइनस एक्स प्लस हाफ m, लेट से यहाँ पे स्पीड है v1, हाफ mv², v1², तो ये भी mgh के बराबर है। ये मैंने आपको प्रूफ करने को भी बोला था, आपको याद है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की थ्योरी इतनी ही सफिशिएंट है कि एक का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, एक का नहीं होता, एक में वर्क डन रिकवरेबल होता है, एक में नहीं होता, एक में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एप्लीकेबल है, एक में नहीं। इन्हीं बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं तो और ज्यादा अच्छे से करते हैं। इसका आंसर बता दो।
सी देखो यार, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स है, विस्कस फोर्स भी रेजिस्टिव फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस इज बेसिकली विस्कस फोर्स, तीनों के तीनों नॉन कंजर्वेटिव है, ये आपको कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट बताओ, इसमें बताओ। इसमें दोनों के दोनों आपके नॉन कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स भी आपका नॉन कंजर्वेटिव, ये भी आपका नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, सर मैग्नेटिक फोर्स बता दें, क्या? मैग्नेटिक फोर्स कैसे मैग्नेटिक। हाँ, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, अभी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म होगा ना, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अर्थ, ये करेक्ट है। वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज जीरो, ये करेक्ट है, अभी पढ़ के आए हैं डेफिनेशंस। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी करेक्ट है। अगर ये याद रखने की जरूरत है, ये याद रखने की जरूरत है, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नेक्स्ट शीट पे चलता हूँ, ये थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाएगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब वो कंजर्वेटिव फोर्स क्या करेगा, उस फोर्स की टेंडेंसी क्या है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है या हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी को, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वैसे मैं, अब आप लोगों ने क्लास में ज्वाइन करी थी आप दोनों ने, पर मैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में करा चुका हूँ। जो कंजर्वेटिव फोर्सेज है ना, वो बॉडी को की उसकी टेंडेंसी क्या है, ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, इनकी टेंडेंसी क्या है, ये बॉडी को हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ले जाना चाहते हैं, इनकी ये टेंडेंसी होती है, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम जो है कांस्टेंट होता है, ये मैंने आपको बताया। अगर जरा ध्यान से देखो, ये हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाई है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी लो होगी, समझने वाली बात है। और अगर यहाँ लो पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। इसको एक एग्जांपल की टर्म्स में भी समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना, अब मैं यहाँ पे अगर एक चार्ज पार्टिकल को रख दूं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, दोनों एग्जांपल ले लेते हैं, पॉजिटिव का भी नेगेटिव। यहाँ मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अब यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको धक्का मार मार के इधर दूर ले जाना चाहिए, इन्फिनिटी पे ले जाना चाहिए। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लूं, अभी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लो होगी, क्यों लो होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस के क्यू वी, है ना। तो जब ये चार्ज बिल्कुल इसके पास पहुंचेगा माइनस क्यू वी, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जी। तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ये हाई पोटेंशियल का रीजन है, हाई पोटेंशियल एनर्जी का, एंड लो काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो मैं एक चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव को ऐसे रख दूंगा, तो पॉजिटिव पोलैरिटी इसको अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ खींचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा, तो यहाँ लो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ हाई काइनेटिक एनर्जी। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स की क्या टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी है कि वो हमारी बॉडी को हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ ले जाना चाहता है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी लो करके
हाई करना चाहता है। ये देखो यहाँ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, अभी ये तो था कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। अगर इसके अगेंस्ट हम वर्क डन करें, अगर हम इसके अगेंस्ट वर्क डन करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो इधर लग रहा है, अब हम जो कि एक एजेंट है, हम इसको इधर से इधर ले जाएं, अगर हम इसको इधर से इधर ले जाएंगे तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करती जाएगी। क्यों इंक्रीज करती जाएगी? क्योंकि हम एक वर्क डन कर रहे हैं, अगर हम क्योंकि हम एक वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं तो ऐसा होगा, ये तो ट्रू है, इसको बक्से में डाल लेते हैं। अरे यार सिस्टम है, हाँ ये तो ट्रू है। अब अगर हम अगर हम बात करें हमारी, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करें, हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना ये एक्सप्लिसिटली कोई नहीं लिखवाता, और ये समझ कहीं अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा के लिए बनी रहती है। तो ये जरा ध्यान से सुनिए, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अपोजिट वर्क डन करेंगे तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई की तरफ लेके जा रहे हैं, हम लो से हाई की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर हम लो से हाई लेके जा रहे हैं इसका मतलब हम लो काइनेटिक एनर्जी से, तो हाई काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी, तो हमारा जो वर्क डन होगा, हमारा वर्क डन दैट विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ के आए हो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और इंफिनिटी से हम एक पॉजिटिव 1 कूलम के चार्ज को लेके आ रहे हैं, हमारे इसको यहाँ तक लाने में r डिस्टेंस में हमने जितना वर्क डन करा, वर्क डन इन टेकिंग ए +1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू r डिस्टेंस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज kq/r। अगर ये चार्ज q है, इनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, याद कर समझ में आनी चाहिए और माइंड में रिजल्ट याद होने चाहिए। अगर ये जो कुछ भी कराया समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, नहीं तो डाउट है तो। कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की क्या टेंडेंसी होती है, और अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो ये जो चीज मैंने लिखी है ना इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ। एक बॉडी है जो कि यहाँ से लेके चले हैं उसको यहाँ तक, 3 अलग अलग पाथ में लेके चले, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, और इन तीनों पाथ में आपको वर्क डन बताना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो एक और चीज, जब मैंने यहाँ बात करी वर्क डन बाय हम, मतलब हमने जो वर्क डन करा, तो ये जो एजेंट का वर्क डन होता है ना, इसमें एक स्पेशल चीज होती है, हम ये मान के चलते हैं देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मैं स्पेस दिया है, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तब क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसको हम बोल सकते हैं एजेंट भी इसी में इंक्लूडेड होता है, एजेंट यानी कि हम भी इसी में इंक्लूडेड है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस के वर्क डन बाय। अब ये हमारा पाथ इंडिपेंडेंट है, तो ये भी हमारा पाथ इंडिपेंडेंट हो। एक्चुअली में ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन में, बॉडी को मैं लेके जा रहा हूँ ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से इस पोजीशन ए से इस पोजीशन बी, तो असल में तो वर्क डन पाथ डिपेंडेंट आना चाहिए था, तो पाथ डिपेंडेंट मतलब सारे के सारे इक्वल नहीं होने चाहिए थे, ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए था। पर क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो एज पर द वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कितना है, वर्क डन माइनस के वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगर ये हमारा कुछ वैल्यू 10 आ रही है तो ये -10 आ जाएगी, और ये वैल्यू अगर हमारी -10 आ रही है तो हमारी +10 आ जाएगी,
ठीक है, पर दोनों के दोनों पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इस केस में। ये स्पेशल केस है जब काइनेटिक एनर्जी जीरो। और यही सेम केस हमने यहाँ पे भी किया था, जब हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी डिस्टेंस आर तक ला रहे थे। हम क्या कर रहे थे एक्चुअली में, तो हम ला रहे थे ना चार्ज को इन्फिनिटी से लेके यहाँ, तो हमारा वर्क डन कैसे पोटेंशियल एनर्जी बन गया? हम तो एक एजेंट है, तो एजेंट है ना, हम तो एक्सटर्नल पर्सन है, हमारा वर्क डन तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। पर आपको याद हो हमने इसमें बोला था बाय, जब हम चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट तक ला रहे हैं तो हम इस तरह से ला रहे हैं, देयर इज नो एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो उस केस में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये एक स्टार कॉन्सेप्ट है समझने का। हालांकि आप लोग डेरिवेशन कर लोगे, न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे, पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट कब होता है, किस केस में होता है। अगर समझ आ गया तो थम्स अप कर दो ताकि आगे बढ़े। बट मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है। हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो हमारी मेन काम है। ये क्वेश्चन सोल्व करो जरा। एक स्टेशनरी पार्टिकल है जो कि दो पार्ट्स में फट गया, ठीक है। और मान लो स्टेशनरी पार्टिकल था, इसके दो फ्रेगमेंट्स हो गए। ये एक पार्टिकल था, इसके दो फ्रेगमेंट हो गए। लेट्स से एक का मास है m1, एक का मास है m2। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट्स से v1 स्पीड से जा रहा है, ये v2 स्पीड से जा रहा है। फिर बात बताओ, ये जो फ्रेगमेंट फटा है ये किस फोर्सेस की वजह से फटा है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा है। ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये कोई बाहर से फोर्स तो लगा नहीं, ये कहाँ से हुआ है? ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस हुए। और अगर आपको आपको न्यूटन सेकंड लॉ याद हो, हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है? डीपी बाई dt। और ये फोर्स कौन सा होता है? एफ एक्सटर्नल। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम आपको कांस्टेंट है, मोमेंटम बॉडी का कांस्टेंट। अगर बॉडी शुरू में रेस्ट पे थी, उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो। तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम भी जीरो के बराबर होगा, यानी कि ये वाला मोमेंटम p1, ये p2, ये आपस में बराबर होंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो आपसे पूछा क्या, इनकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो क्या होगी? लेट्स से पार्टिकल 1 की काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1v1 स्क्वायर, पार्टिकल 2 की जो काइनेटिक एनर्जी है e2 तो कितनी है? हाफ m2v2 स्क्वायर। हाफ ने हाफ को मारी गोली, तो यहाँ से आपकी v2 बाई v1 की रेशियो क्या बनेगी? v2 बाई v1 की रेशियो m1 बाई m2। यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, e1 बाई e2 इज इक्वल टू m1 बाई m2। और v1 बाई v2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? v2 बाई v1। अरे सॉरी, सर ये एम v2 v1 बाई v2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? m2 बाई m1 का होल स्क्वायर। इससे ये पावर कट गई, तो आपका बचा क्या? m2 बाई। ऑप्शन। अगर आपका आ गया था तो थम्स अप कर दो, बता दिया करो मुझे फिर। अच्छा ये वाला बताओ।
काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2, इसका मतलब P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2m1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर बाय 2m2। गीतांशी हुआ? बता दिया करो ना, फिर मैं से सोल्व नहीं कराना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा। सर सी ऑप्शन। तो P1 बाय P2 की क्या रेशियो बनेगी? m1 बाय m2 का अंडर रूट। ऑप्शंस। नेक्स्ट, if the kinetic energy of a body is increased by 300%, then percentage change in the momentum. करो ये पहले खुद से, फिर मैं कराऊंगा। बड़ी जल्दी कर दिया चंदन। सर अभी किया था सर, क्लास के हम्म? पहले। क्या? क्लास के पहले किया था सर ये क्वेश्चन। तो अभी दोबारा सोल्व करो ना, तभी तो पता लगेगा। गीतांशी आपका हुआ? यस सर, हो गया। ये ऑप्शन आ रहा है तो बता तो दो, मेरे को क्या पता लगेगा? सर, मैंने चैट में लिख दिया था। अच्छा, बोल दिया करो माइक ऑन करके। चैट वाला विंडो ना थोड़ा सा साइड में है, दिखता है। कैसे किया बता सकते हो? सर बताओ एक बार। सर इनिशियली हमारी काइनेटिक मास हमारी कांस्टेंट है सर। हम्म। हमारी यहाँ पे सर ये फॉर्मूला है सर, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के। कैसे करा दोबारा? सर मोमेंटम का फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप था सर। हाँ ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे के इनिशियली के ले लिया सर के। उसके बाद सर यहाँ पे 300% बढ़ गया है सर, तो इसका मतलब हमारा फाइनल के हमारा सर 4 के हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है। उसके टू बाद के सर कैसे हुआ? टू के कैसे हुआ? सर 4 के हो जाएगा सर। फोर कैसे हुआ बताओ? सर क्योंकि यहाँ पे 300% बढ़ा है सर, तो इनिशियल के ही प्लस जो बढ़ इंक्रीज हुआ सर वो, ठीक है। तो 4 के हो जाएगा सर। ठीक है, मैं एक बार सॉल्यूशन करा देता हूँ, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो, ठीक है? तो मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 है, मोमेंटम P1 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 है, ये P2 है। तो K2 किसके बराबर बना? 100% ऑफ K1 प्लस 300% ऑफ K1। तो K2 मेरा किसके बराबर बना? बेसिकली 400% ऑफ K1। ठीक है, तो K2 कितना बना? 4K1। अब मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू 2m। अगर ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया तो मोमेंटम कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा? तो P2 बन जाएगा मेरा, वो 2P1 बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 4 पुट करोगे तो 4 रूट से बाहर आके 2। और एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी चीज n टाइम्स इंक्रीज हो रही है ना, अगर कोई भी चीज n टाइम्स इंक्रीज कर रही है या n टाइम्स चेंज कर रही है, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है? n-1 इंटू 100। n-1 इंटू 100। तो 2 टाइम्स चेंज कर दिया ना, तो 2-1 इंटू 100 यानी कि 100%। ये आंसर। सर ऐसे ही किया था सर। ये वाला बताओ। काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज करती है। अगेन सेम काम कर लो। एक K1 है, एक P1 है, एक K2, एक P2।
अब काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज कर रही है ना, तो K2 किसके बराबर बना? 100% ऑफ K1 प्लस 44% ऑफ बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो K2 मेरा कितना बना? 144% ऑफ K1। तो इसको लिख सकता हूँ बेसिकली 1.44 K1। अब P2 मेरा किसके बराबर बनेगा? रूट 2m K1 K2 को लिखूंगा 1.44 K1। ठीक है, तो P2 मेरा किसके बराबर बना? रूट ऑफ 1.44 इंटू P1। इस रूट को बाहर निकाल लिया और रूट 2m K1 मेरा P1। तो ये किसका अंडर रूट बनेगा? P2 बनेगा 1.2 का, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 1.2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 1.4। तो अब मेरा P2 कितना है? 1.2 टाइम्स P1 है। तो अगर कोई बॉडी n टाइम्स ज्यादा है तो परसेंटेज कितना आएगा? n-1 इंटू 100। तो n-1 इंटू 100 करूंगा तो आपका 20% आंसर। ये वाला बताओ, अगर मोमेंटम 200% इंक्रीज कर गया, बताओ। P2 is equal to 100% of P1 जमा 200% ऑफ P2। तो P2 मेरा किसके बराबर बनेगा? 300% ऑफ P1, जो कि हम बेसिक क्लासेज में ऐसा करते भी आए हैं ना, क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं इससे पहले। तो बेसिकली P2 मेरा कितना बनेगा? 3P1। अब अगेन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? P²/2m। तो K2 मेरा क्या बनेगा? 9P1² बाय 2m। ये आपका K1 बन गया। अगर कोई चीज n टाइम्स इंक्रीज कर रही है, मतलब मेरा K2 जो है 9 टाइम्स ऑफ K1 है, तो अगर ये मेरी n टाइम्स इंक्रीज कर रही है, 9 टाइम्स इंक्रीज कर रही है, तो परसेंटेज चेंज कितना होता है? n-1 इंटू 100%। तो 800%। ये वाला बताओ जरा, सोल्व करो ये वाला। और अगर आ जाए तो माइक में बता देना प्लीज। सर सी ऑप्शन। सी आ रहा है? यस सर। चेक करना पड़ेगा मुझे, ऐसा बोल रखा है। A moving body has kinetic energy twice its momentum. Let's say kinetic energy का momentum जो है, मैग्नीट्यूड जो है ट्वाइस है मोमेंटम के मैग्नीट्यूड, है ना? फिर क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ द बॉडी इज। अब हमें इनके बीच में एक रिलेशन भी पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? P²/2m। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की क्या जगह लिख सकता हूँ मैं? 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू सर ये P²/2m। तो डायरेक्टली हो जाएगा सर इक्वेशन से। क्या दोबारा बोलना? सर इक्वेशन से डायरेक्टली हो जाएगा सर। हाँ उससे भी हो जाएगा, मतलब आप हाफ mv²। सर इससे ये होगा सर। कि इससे 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 नहीं होगा, इससे तो m से m कट जाएगा ना। आप कौन सी क्वेश्चन से बोल रहे हो? सर ये इसी इक्वेशन से सर हाँ इसी से ही तो करा रहा हूँ, इसी से नहीं ही तो सर, करा रहा हूँ। जो ये बता रहे थे सर। हाफ mv², यस सर। बी इससे तो m कैंसिल से m कट नहीं जाएगा। सर, बी अच्छा m को कैंसिल। तो काटना ही है, करेक्ट है। 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम, हाँ इससे भी हो जाएगा। मैंने इससे करा तो आप इससे।
मेरे माइंड में m रह गया था, मैंने कहा m से m तो कट जाएगा, पर m का तो लेना देना ही नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। एक एक p से एक p काट दो, तो ये बन जाएगा 4m इज इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, mv के बराबर, तो v मेरा आ जाएगा 4। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करो, आंसर आना चाहिए। ठीक है गीतांशी, ये वाला ट्राई करो जरा, नीट 2019 का क्वेश्चन। आया किसी का? सर ए ऑप्शन। क्या क्या? ए ऑप्शन। ये ऑप्शन करेक्ट है। गीतांशी आपका? सर ए ऑप्शन ही आ रहा है। यही आ रहा है। यस सर। एक पार्टिकल मैं करा देता हूँ, चेक कर ले रहा हूँ, जिसका 5m मास है। ठीक है, ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, 3 फ्रेगमेंट्स में टूट गया। 2 फ्रेगमेंट जिनका मास m है, मूव म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 2 फ्रेगमेंट्स, लेट से एक इधर मूव करा और एक इधर मूव करा, लेट से उनकी स्पीड है v। एक फ्रेगमेंट क्या है इस डायरेक्शन में, इसका मास m, स्पीड v। दूसरा फ्रेगमेंट क्या है इस डायरेक्शन में, इसका मास m, स्पीड v। तो इनका जो मोमेंटम बनेगा, नेट मोमेंटम बनेगा इस डायरेक्शन, उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, √2m। अब क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो था, इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इन जो दो बॉडीज का मोमेंटम है, तीसरा मोमेंटम बिल्कुल इसके अपोजिट होना चाहिए, बिल्कुल इसके अपोजिट। लेट से वो कितना बनेगा, 3m इंटू v, है ना, क्योंकि टोटल मास है 3m, स्पीड मैंने v1 मान लेते हैं, है ना। तो √2mv शुड बी इक्वल टू 3m v1। m से m कटा तो v1 कितना है, √2/3v। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस हाफ 3m, और इसका स्क्वायर कितना बनेगा, 2v²/9। इसको सोल्व करो, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा mv²। 2 से ये दो, 2 गया, 3 से ये 3, तो mv² प्लस mv²/3, 4/3 mv²। ऑप्शन नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप, उसकी शेप, साइज और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में सारी चीजें आ जाती हैं, इसकी पोजीशन, ओरिएंटेशन, मतलब किस एंगल पे है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम बात करें, अगर मैं एक डाइपोल को रख रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एंगल पे, हालांकि उसकी पोजीशन तो सेम ही है डाइपोल की,
इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे सिचुएटेड है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करूंगा, इसका एंगल चेंज करता जाऊंगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। आप में से बता सकता है कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है एक्सटर्नल फील्ड में? फॉर्मूला क्या होता है? सर P cos थीटा। आवाज नहीं आ रही। सर P cos थीटा। माइनस पी कोस थीटा, सर है ना? हेलो, सर अगर एक्सटर्नली करेंगे तो सर पॉजिटिव होगा। नहीं नहीं, एक्सटर्नल फील्ड है ना बच्चे, एक्सटर्नल फील्ड में माइनस पी कोस थीटा है, माइनस पी डॉट ही होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, भूल गए? हेलो, यस सर। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कौन से फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है? कंजर्वेटिव वन या नॉन कंजर्वेटिव? पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन, ये मैं आप करा चुका हूँ आपको, ये आपको याद हो मैंने अभी कराया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस इफ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब क्या करती है? एक मिनट रुको, मैं आपको यहाँ, ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। आप लोग चैट में लिख लो ना, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, एक बार दोबारा तो मैसेज। जब सब बी ऑप्शन जब वर्क अगेंस्ट होगा, वर्क डन इज अगेंस्ट द सिस्टम। यस सर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी सर। हाँ अब बताओ। सब बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ठीक है। इफ द वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तब तो डिक्रीज ही होगी क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी लॉस कराएगा। बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, अब इसको देख लेते हैं, आपको करेक्ट लग रहा है, बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। बाय द सिस्टम अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर सिस्टम वर्क डन करेगा ना, तो सिस्टम की टेंडेंसी है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल की तरफ लेके जाए। सिस्टम जो है हाई से लो की तरफ लेके जाता है, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी गलत है, अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ इसमें है, इसमें ये चीज वैलिड होगी कि सिस्टम जो है हाई से लो की तरफ ले जाना चाहता है, सिस्टम को हाई से लो की तरफ ले जाना चाहता है कंजर्वेटिव फोर्स, और बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, ये जो सिस्टम है ये हमारा ये वर्क डन कर रहा है, वर्क डन कैसे करेगा? इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल एजेंट वर्क कराएगा इस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, तब आपका सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी यहाँ से यहाँ तक जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शंस आपको समझ में आने चाहिए। अपॉन द सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कि अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर वर्क हो रहा है बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन का ले लेते हैं, तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। आंसर है गलत। हालांकि ये फोर्स काइनेटिक एनर्जी को तो डिक्रीज कर देगा अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, पर ये पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेगा, कि ये तो डिसिपेटिव फोर्सेज होते हैं, हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिसिपेटिव होते हैं जो एनर्जी का लॉस कराए, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं होगा, सेकंड वाला वैलिड हो जाएगा। बाकी भी हम डिस्कस करते हैं। फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी, इसकी ओरिजिन कहाँ से है? क्योंकि अगर दो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्शन कैसी है? कंजर्वेटिव है। अगर इनके बीच का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का इतना क्लोज रिलेशनशिप है कि फोर्स कंजर्वेटिव एग्जिस्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, या हम बोल सकते हैं अगर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है तो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्वालिटेटिवली है, तो मैथमेटिकली भी एक रिलेशन होता है कि फोर्स कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस के डी यू बाई डी।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये होता है। और कई केसेस में हमें एक्स वाई जेड में गिवन होता है, तो फोर्स कंजर्वेटिव किसके बराबर होता है, माइनस करली एक्स बाई करली यू आई कैप। इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव। आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? चंदन, पार्शियल डेरिवेटिव पता है? अच्छा, करली यू बाई करली वाई जे कैप, सर करली बस यू बाई, फॉर्मूला पता है सर, क्या दोबारा बोलना, बस फॉर्मूला पता है सर। समझ नहीं आया। सर बस फॉर्मूला पता है सर ये। देखो करली डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपके पास मूलो एक्स वाई जेड है, मान लो वाई, तो एफ एक्स किसके बराबर, हम्म, अगर मैं बोलूं मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स वाई जेड के बराबर, मैं बोलूं फोर्स निकालो आप इससे, फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स वाई जेड प्लस करली वाई ऑफ एक्स वाई जेड करली जेड ऑफ एक्स वाई जेड। इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो ना, तो वाई और जेड को कांस्टेंट ट्रीट कर लोगे, बाहर निकालो वाई जेड, एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1। सेकेंड, अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो तो एक्स बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट कर लो, प्लस एक्स जेड डेल वाई बाई डेल वाई, जो कि 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट इज जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो ना, तो बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट कर लो, एक्स और वाई को कांस्टेंट ट्रीट करा तो डेल जेड बाई डेल जेड ये आपको, तो ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे भी आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो करली डेरिवेटिव का ये मतलब होता है, अगर मैं बोल दूं डेल बाय डेल वाई, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर वाई को छोड़ के, वाई के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। इस एक्सप्रेशन में वाई के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, बोलते वो कांस्टेंट नहीं है, पर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यही होता है कि एक के अलावा बाकी कांस्टेंट है, ठीक है। अभी आपको एक वेरिएशन दे रखी है, ग्राफिकल वेरिएशन, किस किस के बीच में, ये ग्राफिकल वेरिएशन आपको गिवन है। ये ग्राफिकल वेरिएशन गिवन है पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और डिस्टेंस के बीच में। अब यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, वाई और जेड के साथ कोई लेना नहीं। बोल रहा है कि फोर्स का ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है तो फोर्स क्या होता है हमारा, माइनस के डी यू बाई डी एक्स। कौन सा ग्राफ है? सर हाँ जी, सर ये कंजर्वेटिव फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है सर? थोड़ा सा तेज बोलो। सर ये कौन सा फोर्स है सर, कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, हाँ कंजर्व। अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब आंख बंद करके आपको समझना है कंजर्वेटिव, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव के लिए ए तो एग्जिस्ट ऑप्शन नहीं होगा क्या? क्या। ए ऑप्शन। आवाज नहीं आ रही। सर ए ऑप्शन होगा क्या? हाँ ये ऑप्शन है। चंदन आपका है? चंदन आपका हुआ? यस सर, हो गया? यस सर, ये देखो सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कांस्टेंट। ये स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव पर साथ में एक माइनस साइन भी है, तो ये जो ऐसे कांस्टेंट बनेगा इसका डेरिवेटिव यहाँ उल्टा हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये जीरो वैल्यू। फिर नेगेटिव है, नेगेटिव का डेरिवेटिव एक मतलब नेगेटिव स्लोप का ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है तो साथ में नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ यार,
माइक में बताना। हुआ? सर आंसर क्या है सर? क्या आंसर आया? सर माइनस 2 × x + y। -2x आई कैप -2y जे कैप। यस सिंपल है ना। u किसके बराबर है? u इज बेसिकली x² + y²। डेरिवेटिव लूंगा, फोर्स जो बनेगा मेरा फोर्स वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ यू जे कैप माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² + y² डेल बाय डेल वाई ऑफ x² + y² जे कैप। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? भाई माइंड में एक डाउट आ सकता है, इस y को हम कांस्टेंट ट्रीट करें। इस y को हम कांस्टेंट नहीं ट्रीट करेंगे, हालांकि कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, पर इसका जो डेरिवेटिव आएगा 0 आएगा। क्यों? ये माइनस साइन तो यहाँ है, तो ये क्या बनेगा? डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ y²। अब क्योंकि साथ में तो और कोई x है ही नहीं ना, तो ये टोटल क्वांटिटी 0 बन जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2x आई कैप। सिमिलरली यहाँ y है ना, ये y वाला तो डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये x के साथ कुछ और मल्टीप्लाई में है ही नहीं भाई, तो हम इसको कांस्टेंट नहीं ट्रीट, हम इसको टोटल को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, मतलब इसको जीरो नहीं, बच्चे इसको जीरो नहीं बोलते, बोलते हैं कि y तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे। हाँ, क्योंकि y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है ना। वो तो मैंने ये बोला था, अगर मान लो x² y है, अगर मैं बोलूँ डेल बाय डेल एक्स करो x² y, तब आप y को कांस्टेंट निकाल के बाहर निकाल लोगे और x² का डेरिवेटिव 2x कर दोगे। अब यहाँ पे तो टोटली कांस्टेंट ट्रीट होएगा ना, तो टोटल कांस्टेंट ट्रीट होएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 है, तो आंसर कर। नेक्स्ट इज, अभी हमने ये तो कर लिया, f किसके बराबर है? माइनस के डी बाई डी। हो सकता है हमें फोर्स पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी से, तो वो कैसे निकालोगे? इसको इधर मल्टीप्लाई ले दो, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डी यू। तो आपका, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दूं, तो डी यू का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? माइनस के एफ डॉट डी आर। लेट्स से ये पोजीशन आर ए से आर, और ये मेरा क्या बनेगा? पोजीशन आर ए पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी यू है और ये यू। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, पोजीशन ए से पोजीशन बी। और ये फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स। हालांकि यहाँ पे यू लिखा है, पर दिस यू इज ऑलवेज डेल्टा यू, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन फोर्स दिस। इसका आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। करो खुद से एक बार ट्राई करो।
ऐसे मत करना कि पिछले क्वेश्चन में गिवन था उसी का अपोजिट कर देते हैं। सोल्व करके देखो फॉर्मूला से। आया आंसर? u का एक्सप्रेशन किसके बराबर है? माइनस के इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ठीक है, अब हमारा डी आर किसके बराबर होता है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, तो u किसके बराबर हो? माइनस के माइनस टू एक्स आई कैप प्लस माइनस टू वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट विद डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। माइनस यहाँ से कॉमन निकाल के खत्म कर लो तो ये बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई। एक्स की वैल्यू जीरो से सम एक्स, वाई की वैल्यू जीरो से सम वाई। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या यही आंसर आ रहा है क्या? चंदन कुमार, गीतांशी। सर लेकिन ये तो चेंज इन पोटेंशियल हुआ ना सर। प्लस में सी कर दो यहाँ। हाँ, अब ये चेंज इन पोटेंशियल है। ठीक है, अब ये डेल्टा यू है। ठीक है, अब ये डेल्टा यू बेसिकली क्या है? पोटेंशियल एट सम पोजीशन एक्स कोमा वाई माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। हम इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो मान रहे हैं, तो ये हमारा यू एक्स वाई होता है। ठीक है, पर ये जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा डेल्टा यू। ठीक है चंदन, हो जाएगा? ओके सर, यस सर। चलो ये वाला करो। यहाँ पे प्लस में सी भी लगा दो, कॉन्स्टेंट, तो ज्यादा सही रहेगा। चलो ये वाला। सर 6 आ रहा है क्या आंसर? ना आ रहा? 6। तो इसमें तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना है आपको, यू का एक्सप्रेशन निकालना है एक्स वाई जेड की टर्म्स। देखो यू किसके बराबर है? माइनस के इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। फिर मैं यू को क्या लिख सकता हूँ? माइनस वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा? वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। ठीक है, अभी देखो। ठीक है, अभी देखो
ये आपका वैसे तो डेल्टा यू बनेगा, है ना, जैसे ये डेल्टा यू, ये डेल्टा यू, ठीक है। पर इस डेल्टा यू का मतलब क्या है, पोजीशन ए से बी तक जाना ना, पोजीशन ए से बी तक, तो ए से बी हम क्या मान लो, एक सेकेंड, डेल्टा यू, पोजीशन लेट से यू ए माइनस यू, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, फॉर एग्जाम्पल किसी बी से किसी ए तक गए, तो मैं वो बी को एक ऐसा पॉइंट मान लेता हूँ जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे आपका पोटेंशियल जो है जीरो हमने मान लिया, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो है। अगर मैं बी एक ऐसा पॉइंट मान लेता हूँ जहाँ पे जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, है ना, इसे एक पर्टिकुलर ए मतलब ये कोई भी पॉइंट एक्स वाई जेड हो सकता है, इसकी पोजीशन एक्स वाई। अब यहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट क्या माना, यहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट माना ओरिजिन, हालांकि ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, origin to be treated as reference। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो पोजीशन है ना 2 2 2, ये जीरो पोटेंशियल का पोजीशन है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस, ठीक है। अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, मैं नेक्स्ट शीट पे जा रहा हूँ, बेसिकली अपने को करना क्या है, हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम पार्टिकल को, मैं थोड़ा ड्रॉ कर दूं फिर आपको समझा, मान लो ये आपका वो पॉइंट है 2 2 2, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें उस स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, स्पेस में किसी भी पॉइंट, वो पॉइंट का पोजीशन मान लो मैंने बोल दिया एक्स वाई जेड, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि हम उस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं यू एक्स वाई जेड से पे, कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से, और रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होता है, तो मैंने कहा माइनस इंटीग्रेशन रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और ये कौन सा पॉइंट है आपको, एक्स वाई जेड से अंदर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लाना है, यहाँ से किसी एक जनरल पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो अभी देखो मेरा ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, ये बन गया। अब मुझे इन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करनी पड़ेगी, मुझे 2 2 2 से एक्स वाई जेड तक ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी देखो, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, इस क्वांटिटी का, इसका इंटीग्रेशन अगर आप ध्यान से देखो, ये डेरिवेटिव है एक्स वाई जेड का, अगर मैं एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव को ले लूँ, ये क्या बन जाएगा, वाई जेड डी एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, तो ये जो क्वांटिटी बनी है ये इंटीग्रेशन के अंदर, ये एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये अब मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट गया तो एक्स वाई जेड बन जाएगा, तो सिंपली मेरा पोटेंशियल क्या बन गया, मेरा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक्स वाई जेड, ये कितना बना, एक्स वाई जेड प्लस सी। अब अगर मैं लिमिट्स पुट करूं, लिमिट्स मतलब कहाँ से कहाँ सर तक, एक बार प्रीवियस वाला स्टेप फिर से समझाना। देखो
हुआ कि दांशी क्लियर? सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही। समझ नहीं आया मुझे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ ये क्लियर हुआ ये स्लाइड वाला? सर आगे ये बढ़े? सर अभी आपने समझाया था ये फिर से। हाँ। सर वॉइस नहीं आई। अच्छा चंदन, आपको समझ में आया था? वॉइस आई थी? यस सर। हेलो चंदन। यस सर, आ रही थी सर। चलो मैं दोबारा बता देता वैसे इसका आंसर न्यूमेरिकल के फॉर्म में है या फिर एक्सप्रेशन में है सर? हूँ। दोनों में आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एक आंसर आएगा। मतलब XYZ-8 आ जाएगा आंसर। -8 है सर। हाँ। यस सर, आ गई। देखो गीतांशी, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन XYZ, उसका क्या एक्सप्रेशन होता है? इंटीग्रेशन माइनस F.dl। और यहाँ पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करते हो? लिमिट्स पुट करते हो रेफरेंस पॉइंट के पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे क्या आता है? जनरल XYZ, किसी भी जो एक्स स्पेस में कोई भी XYZ रैंडम पॉइंट, मतलब हमने नोटिफाई नहीं किया, स्पेस में कहीं पे भी रैंडम XYZ का पोटेंशियल क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स माइनस UXYZ। ये एक्चुअली ये होता है UXYZ माइनस U ऑफ रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल जो है 0 होता है। इंडिविजुअली कर सकते हैं, हाँ इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है तो इसको हम लिखते नहीं। तो अभी देखो, अभी अगर हमारा एक्सप्रेशन क्या था? हमारा एक्सप्रेशन था UXYZ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 2 2 XYZ माइनस YZ dx प्लस XZ dy प्लस XY dz, ये एक्सप्रेशन है। फिर मैंने आपको ये बोला कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन इज बेसिकली D ऑफ XYZ। वो कैसे? अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं D ऑफ XYZ, तो ये क्या बन जाएगा? ये है मेरी 1, ये है 2 और ये है 3। सबसे पहले हम फर्स्ट YZ को एज इट इज रखेंगे dx प्लस XZ को एज इट इज रखेंगे dy प्लस YZ को एज इट इज रखेंगे dx। तो ये चीज मेरा ये बन जाएगा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 2 2 2 XYZ डेरिवेटिव ऑफ XYZ। अब इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा UXYZ क्या बन जाएगा? XYZ। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी? 2 2 2 से XYZ। तो सिंपली लिमिट्स पुट कर देते हैं, x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z माइनस का 8 UXYZ। ये हमारा आंसर। बताओ समझ आया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। अगर हमारे पास दो मासेस हैं, लेट से ये है M1, ये M2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस G M1 M2 बाई R। ठीक है। और इस केस में रेफरेंस पॉइंट is considered to be infinity। हम मान के चलते हैं रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी। पर हमारे जो क्वेश्चन हम 9th-10th में करके आए हैं ग्रेविटेशन के, वो ऐसे करके आए हैं कि अगर ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ से हम h डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनती है? लेट्स से h डिस्टेंस ऊपर जा रहे हैं, तो हम इस केस में मान के चलते थे हमारी ये रेफरेंस पोजीशन है।
तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। यहाँ पे g क्या है, एक्सेलरेशन। पर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, स्टिक ऑफ मास m एंड लेंथ इज पाइवोटेड एट वन एंड। एक स्टिक है जिसकी लेंथ है l और जिसका मास है m, पाइवोटेड एट वन एंड। यहाँ पे आपने इसको पेज वो कर रखा है, पाइवट कर, एंड इज डिस्प्लेस थ्रू एन एंगल थीटा। ये बोल रहा है कि इस एंगल थीटा पे डिस्प्लेस हो। अब बोल रहा है कि इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। इस केस में क्या है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपने को एक रेफरेंस पॉइंट रखना होता है कि मेरा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। और ये देखो, हमारा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा एक्सटेंडेड बॉडी है। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब इसका ये कुछ मास होगा और इस मास की कुछ हाइट है, 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 इस मास की कुछ पोजीशन है। हाइट बोलने ठीक नहीं, पोजीशन समझ सकते हैं, इस मास की कुछ पोजीशन। तो जब भी हमारी कॉन्टिन्यूस बॉडीज होती है ना, तो उस केस में हम उसका सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। तो इस पूरी की पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई। ये है इसका सीओ। अब इसका सीओएम घूम के इधर चला गया। पूरी की पूरी बॉडी के इंडिविजुअल एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालने से अच्छा हम इसके पूरे के पूरे सेंटर ऑफ मास को डील कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको थीटा एंगल रोटेट कर रहा हूँ, थीटा एंगल रोटेट करने के बाद ये ऐसे रोटेट हो गया और इसकी कुछ हाइट में चेंज हो गया। अब बोलना है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो सबसे पहले तो इसका एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कर लिया, ये मैंने बोल दिया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे आ गया। अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कितना होएगा, तो बेसिकली जितना इसकी हाइट में इंक्रीज हो, जितना इसकी हाइट में इंक्रीज हो। अब इसकी हाइट में कितना इंक्रीज हुआ जरा देख लेते हैं। ट्रायंगल बना के ऐसे, ये पहले था इसका सेंटर ऑफ मास, ये पाइवट पॉइंट है, पाइवट पॉइंट, ये सेंटर ऑफ मास इनिशियल था, ये घूम के ऐसे चला गया। ये लेंथ भी एल है, ये लेंथ भी एल है। तो मेरे को तो ये चाहिए बेसिकली, ये लेंथ चाहिए। अगर ये एल है तो ये कितना बन जाएगा, एल कोस थीटा, और ये टोटल लेंथ। तो हाइट में कितना चेंज आया, एल माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। तो कितना बनेगा, एल कॉमन 1 माइनस, सर L/2 लेंगे ना सर। हाँ L/2 करेक्ट, ठीक है। ये L/2, ये L/2, ठीक है। तो L/2 माइनस L/2 कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाइट कितनी बढ़ गई, L/2 माइनस वो L/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। तो ऑप्शन है। और अभी आपको क्या करना है, अभी सेम क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। ये लेंथ ऑफ रोड है, अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कर मान के इस पॉइंट पे मुझे आंसर बताओ सेम आ रहा है नहीं। अब आप नीचे वाली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मान, आई मीन टू से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानो, यहाँ L/2 की पोटेंशियल एनर्जी मानो माइनस के mg L/2, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे घूम गया, यहाँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेट से u है, तो u माइनस mg L/2 तो सोल्व करके बताओ कितनी है। सर ये mg L/2 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। डिफरेंस तो सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है, ये आना चाहिए mg L/2 1 माइनस कोस थीटा। चेक करो सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट डजंट डिपेंड ऑन द रेफरेंस, वो रेफरेंस
तो बेसिकली अगर ये लेंथ कितना है L/2, तो ये लेंथ कितना बन जाएगा L/2 cos थीटा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बनेगी -mg/L/2। फाइनल माइनस इनिशियल करके बताओ आंसर सेम आ रहा है क्या। फाइनल इज mg/L/2 cos थीटा Yes, sir. माइनस माइनस प्लस सेम आ रहा है। सेम आ रहा है सेम। Yes, sir. अब एक काम करो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के आंसर निकाल के, मतलब यहाँ पे अगर 0 मानो, आंसर यही था ना सर, mgl यहाँ प्लस के mg/2। सोल्व करके जल्दी से आंसर बताओ, क्या सेम आ रहा है। सर पिछले वाला आंसर क्या था सर? पिछले वाला ये वाला Yes, था sir. mg/2 1 - cos थीटा। तीनों में सेम आंसर आएगा, मतलब मैंने पहले रेफरेंस पॉइंट मैंने यहाँ पे माना था, फिर मैंने रेफरेंस पॉइंट यहाँ माना, अब मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ मान रहा हूँ, तो अब तीनों में आपको आंसर मिल गया। करके बताऊंगा। आ जाए तो बताना। सर सेम ही आ रहा है। बस ये मेरे को क्रॉस वेरीफाई कराना था आपको कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी ए एंड बी, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो रेफरेंस पॉइंट के चॉइस से इंडिपेंडेंट होता है कि आप रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे ले रहे हो या रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन पे ले रहे हो। पर वो बात अलग है, अगर आप रेफरेंस पॉइंट चेंज करोगे ना, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कुछ लेट से 5 जूल है और यहाँ की 6 जूल है। अगर मैं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मान लूँ, तो मान लो यहाँ हो जाएगी 10 जूल और यहाँ होगी 15 जूल, 11 जूल। जो डिफरेंस है ना वो हमेशा सेम होता है। जो किसी भी पॉइंट की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी है ना u x y z, दिस डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हाउएवर जो डिफरेंस that does not depend upon reference। सेम काम आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी देखो, अगर मैं यहीं पे रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ तो यहाँ की आ रही है 0, और अगर मैं ऊपर रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ तो आ रही है -mg/2, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ तो आ रही है +mg/2। तो कहने का मतलब इंडिविजुअल पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड है, लेकिन डिफरेंस कभी भी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो ताकि हम आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन बोल रहे आपके पास एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर ना एक चेन रखी हुई है। चेन इस तरह से रखी हुई है, चेन इस तरह से रखी हुई है। चेन का टोटल मास है, टोटल मास है m। चेन की लेंथ कितनी है, चेन की लेंथ है। ऐसे बोल रखा है L/5 वाला पोर्शन इसका नीचे टंगा हुआ है। वो पूछ रहा है कि आप व्हाट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया होगा अगर मैं इस चेन के पोर्शन को यहाँ से उठा के ऊपर रखूं, यहाँ से उठा के ऊपर। अब जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप वर्क डन कर रहे हो। वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन कर रहा है आपका एजेंट, यानी वर्क डन कर रहे हैं। और हम वर्क डन किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट।
ठीक है, वर्क डन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है जीरो है, बहुत धीरे धीरे रखते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू जीरो, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या निकालना है कि चेन को ऊपर रखने में ग्रेविटी कितना वर्क डन कर रही है। अब ग्रेविटी के लिए देखो, यहाँ पे अलग लेंथ है, यहाँ पे अलग लेंथ है, यहाँ अलग लेंथ है, अलग फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे इसके सेंटर ऑफ मास को यहाँ से ऊपर तक उठाने में कितना वर्क डन का। अब वर्क डन क्या, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब मैं इसको ऊपर यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर दूं ताकि थोड़ा सिचुएशन क्लियर हो जाए। तो लेट्स से मैं यहीं पे रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, मैं यहीं पे रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। अब यहाँ से उठा के मुझे इस हाइट तक लेके आना है। एक्चुअली रखूंगा तो मैं इसको यहाँ रखूंगा, पर एक सेम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होती है। मुझे सेंटर ऑफ मास को यहाँ ऊपर तक लगाना है। तो बेसिकली मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मुझे निकालना है। मैं कह रहा सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। इस पूरी की पूरी लेंथ का मास कितना है, तो इतना पोर्शन, इसका मास कितना बनेगा, m/5। ये लेंथ कितनी है, l/5। अगर ये l/5 है तो ये लेंथ कितनी बनेगी, l/10 बनेगी। तो वर्क डन कितना बनेगा, mg, m इज m/5, g इज g, लेंथ इज l/10। तो आंसर बनेगा mg l/10। इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रख लो। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, अगर सर इसका मास 1/5 भी नहीं हो जाएगा। क्या, m/5 से लिखा, सर फिर आपने फाइनल आंसर में mg/10 ही लिखा ना। तो 10 लिख दिया क्या मैंने। ठीक है, वो वैसे लिखने में गलती हो गई पर बोलना वही चाह रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर चेन का nth 1/nth मास हैंगिंग है, अगर चेन का 1/nth मास हैंगिंग है, डेंसिटी चेंज कर दी है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की चेन मान। ठीक है, अगर m/5, m 1/nth मास हैंगिंग है, तो जो वर्क डन हमेशा कितना होता है, वर्क डन कितना होता है, mg/l। अब यहाँ पे m कितना बनेगा, m/n, g तो g बनेगा, लेंथ मेरा बन जाएगा l/2n, क्योंकि l, ये लेंथ कितनी है, ये वाली, ये लेंथ है l/n, पर क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास को डील कर रहा हूँ तो ये लेंथ बन जाएगी l/2। तो मेरे को कितना ऊपर उठाना है, l/2n ऊपर उठाना। तो आपका वर्क डन कितना बन जाएगा, mgl/2n²। ये रिजल्ट याद है ताकि फटाफट से आंसर। तो अब यहाँ पे मेरा n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू 5 थी, तो mgl 2 × n² 25, आंसर इज mgl/50। ठीक है चंदन, हो जाएगा। ये क्वेश्चन करो जरा। माइक में बोल देना प्लीज।
हुआ किसी का? हुआ किसी का आप में से? सर इसमें ए और सी दोनों सेम ऑप्शन है। तो दोनों बोल दो। सर दोनों ही है। मान लेते हैं आपके पास। चंदन आपका हुआ? सर अभी वेलोसिटी फाइंड करो, स्पीड से। क्या बोल रहे हो? सर स्पीड फाइंड करना है सर। हाँ हाँ, करो करो। सर हो गया सर। ऑप्शन क्या? ए सर। ऑप्शन ए सर। कौन से दो आंसर सेम कह रहे थे गीतांश यार? गीतांशी कौन से सर दो अब ऑप्शन ऑप्शन नहीं है सर, आपने चेंज कर दिया। है? मैंने तो कुछ चेंज नहीं सर करा। ए ऑप्शन है। कोई भी दो ऑप्शन सेम नहीं लग रहे मुझे तो। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की क्या पोटेंशियल एनर्जी? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पे सिस्टम बना लूं, ये मेरी दीवार है मान लो, ये मेरा एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ मान लो मैंने एक मास अटैच कर दिया। ठीक है, अब मान लो स्प्रिंग में जो स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ पे है। स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है लेट से एल है। ठीक है, नेचुरल लेंथ। अब मान लो मैं स्प्रिंग को थोड़ा थोड़ा खींच रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा के। अब जैसे मैं स्प्रिंग को मान लो कुछ एक्स डिस्टेंस खींचूंगा, अगर इसमें इलोंगेशन एक्स आई है, दिस एक्स इज व्हाट? इलोंगेशन। तो फोर्स कितना डेवलप हो गया इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब ऐसा, ये थी नेचुरल लेंथ, और इसके बाद थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड हो गया इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्प्रिंग के अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स है, वो कितना है? एफ एक्स। एफ एक्स के एक्स, where k is restoring force constant of spring. अब अगर इस सिचुएशन से मैं, ये जो इस ये सिनेरियो है स्प्रिंग का, ठीक है, इस सिचुएशन सिनेरियो में थोड़ा सा dx और खींच दो स्प्रिंग, थोड़ा सा मान लो dx और खींच दो, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इस फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा dw, दैट इज एफ dx। और उतना ही हम बहुत धीरे धीरे इलोंगेशन कर रहे हैं। ये जो इलोंगेशन है ना, वेरी स्लोली, और वेरी स्लो मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जीरो मतलब जो फोर्स आपका एक्सटर्नल लग रहा है
वही सेम आपका रेस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, तो मैंने कितना वर्क डन कर दिया DW। अब टोटल मैंने कितना वर्क डन कर दिया, लेट से किसी इनिशियल पोजीशन, इस मीन पोजीशन से लेके किसी एक्स पोजीशन तक मैंने इसको खींच दिया, तो टोटल कितना वर्क डन कर दिया। टोटल वर्क डन के लिए मैं बोलूंगा टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन dw, this will be equal to kx dx। लेट से किसी पोजीशन x1 से, x1 मतलब x1 उसमें इलोंगेशन थी, ये मेरा स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, और मान लो अब उसमें इलोंगेशन होगी x1, तो अब फाइनली मैंने उसको इलोंगेट कर दिया x2, तो x1 से x2 तक ले जाने में कितना वर्क डन करा, ये बन जाएगा हाफ के एक्स पर x1 से x2, तो टोटल वर्क डन क्या बनेगा, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x2। What is this? This is actually work done by agent। और अगर एजेंट वर्क डन कर रहा है, इस तरह से वर्क डन कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में जीरो चेंज है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जीरो चेंज है, इसका मतलब दिस वर्क डन इज सेम एज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, और यही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। बताओ समझ में आया नहीं? तो किसी भी स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एक्स्ट्रा, अगर मैं उसको x डिस्टेंस खींच दूंगा वो बनेगा हाफ के x, जहाँ पे x उसकी इलोंगेशन है। और अगर मान लो पहले से इलोंगेटेड है किसी पोजीशन, इलोंगेशन x1 है और इलोंगेशन x2 तक ले गया मैं, तो कितनी चेंज आ जाएगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x2, ये आपका रिजल्ट। और किसी भी स्प्रिंग के लिए अगर मान लो हमारे पास दो स्प्रिंग है किसी सेम, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ k इंटू एक्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ k इंटू एक्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये रहा मेरा, पहले ये वाला क्वेश्चन करो सोल्व। वो बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टू 2 सेंटीमीटर इज u। पोटेंशियल एनर्जी u किसके बराबर है, जब 2 सेंटीमीटर पे करा, हाफ k इंटू 2/100 का स्क्वायर। बोल रहा है इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, अब स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, लेट्स से दिस इज u2 हाफ k 8/100 का स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो x के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर आपकी पोटेंशियल, जब आपने 2 सेंटीमीटर आपने स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी u थी, 2 सेंटीमीटर में पोटेंशियल एनर्जी u थी, अब आपने 8 सेंटीमीटर कर दिया, 8 मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 4 इंटू 2, अगर 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो ये 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी ना, 16 टाइम्स 16 इक्वल हो जाएगा। ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा और कॉम्प्लिकेटेड सा पड़ेगा, सिंपल सा ही समझो, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है एक्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो पोटेंशियल एक्स आपका 2 है तो पोटेंशियल एनर्जी है 16, एक्स आपका 8 हो गया, 8 मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो वो यू था एक्चुअली, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, 4 टाइम्स 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यू। ये वाला बताओ कितना बन जाएगा, सर ऑप्शन डी है ऑप्शन डी सर। बी या डी? सर डी सर। डी, और 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट को 10 सेंटीमीटर, तो से 10 कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्या, हाँ 25 कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, पहले एक्स आपका 2 था अब 10 हो गया, 10 मतलब 5 टाइम्स 5 का स्क्वायर मतलब 25 यू हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं। ठीक है चंदन, ओके सर। सर कॉलेजन इसमें ही पढ़ाओगे सर या नेक्स्ट चैप्टर में? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, पता नहीं मेरी नेटवर्क में इशू है, बोलो सर कॉलेजन सर यही चैप्टर में पढ़ाओगे या फिर अगले चैप्टर में? ना, अगले में।
सर पावर में चाहिए तो फिर पावर है एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके सर। ठीक है, ठीक है चंदन। ओके सर। हाँ जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।